नमस्कार, स्वागत है आप सबका हमारे खास कार्यक्रम देश देशांतर में। मैं हूं कवीन सचान और आज बात गरीबी की। गरीबी हटाने की दिशा में भारत को बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। 10 वर्षों में देश में करीब 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। हालांकि अभी भी 36 करोड़ से ज्यादा लोग किसी न किसी रूप में गरीबी झेल रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यानी यूएनडीपी और गरीबी के क्षेत्र में काम करने वाली संस्था ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव की रिपोर्ट के मुताबिक पिछले 10 साल में भारत की कुल जनसंख्या में गरीबी, जो पहले 54.1% थी, अब कुल जनसंख्या की 27.5% पर आ चुकी है। रिपोर्ट के मुताबिक इन 10 वर्षों के दौरान 27 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी के जीवन से बाहर निकले हैं और अब देश में गरीबों की संख्या 36.4 करोड़ पर आ गई है। यूएनडीपी के इंडिया निदेशक फ्रैंकन पेकअप के मुताबिक ये रिपोर्ट गरीबी हटाने की दिशा में भारत की ओर से उठाए गए कदमों के परिणाम के तौर पर सामने है। आज समझेंगे कि पिछले 10 वर्षों में जिस तरीके से ये रिपोर्ट इशारा कर रही है और जो लक्ष्य था उससे हम कितना दूर या कितना पास हैं। कुछ राज्यों का जिक्र किया गया है, खासतौर पर 4 राज्यों का, कि बचे हुए जो गरीब हैं उनकी आधी आबादी, आधी संख्या इन 4 राज्यों में है, उससे कैसे दूर करेंगे। हमारे साथ 4 बेहद खास मेहमान हैं। अजय शंकर हैं, पूर्व मुख्य सलाहकार, योजना आयोग। सर, बहुत बहुत स्वागत आपका। हमारे साथ संतोष कुमार मेहरोत्रा हैं, अर्थशास्त्री हैं आप जेएनयू में। सर, स्वागत है। हमारे साथ एक भट्टाचार्य हैं, संपादकीय निदेशक हिटी से, आपका स्वागत है। राज भार्गव हमारे साथ हैं, पूर्व मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश। बहुत बहुत स्वागत सर आपका भी। शुरुआत में संतोष साहब आपसे करना चाहूँगा, ये जो एमपीआई मैं कहूँ इंडेक्स और यूएनडीपी की ओर से जो जारी हुआ है आंकड़ा, इसे कैसे देखा जाए। और 10 साल का ये है, 2005 से लेकर 2015 के 15-16 जो ईयर है, 27 करोड़ लोग, ये रिपोर्ट कहती है कि गरीबी से बाहर आए हैं। हम अब तक सुनते थे कि आबादी जो है वो करीब 21% है गरीबी, लेकिन 27 करोड़ बाहर आने के बावजूद जो अभी भी संख्या है वो 36.4 करोड़ है। ये दोनों आंकड़े क्या हैं, पैरामीटर क्या है? पैरामीटर अलग अलग हैं। हमारी जो गरीबी रेखा है वो केवल आय को लेकर के है या कंजम्पशन को लेकर के है। ये बहुमुखी गरीबी को लेकर के चलते हैंगे। इसमें स्वास्थ्य है, शिक्षा है और आय पर निर्भर जो जीवन स्तर जो डिटरमिन करते हैं उस तरीके की चीज़ें हैं। तो शिक्षा को लेकर के 2 मानक हैं, स्वास्थ्य को लेकर 2 और मानक हैं और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को लेके 6 और मानक हैं। तो इनको सबको जोड़ करके ये जो 10 मानक हुए, इन सबको जोड़ करके ये देखने की कोशिश करता है ये एमपीआई कि ये परिवार गरीबी रेखा से ऊपर है या नहीं है। अगर इस परिवार में इन 10 मानकों में अगर 33% से ज़्यादा इंडिकेटर्स में, मानकों में गरीबी है तो ये गरीब है, और अगर 33 से कम में है तो गरीब नहीं है। तो ये तरीका है और इसको सिर्फ आय से तुलना नहीं करना चाहिए, इसको बहुमुखी गरीबी को मान करके चलना चाहिए। और 10 साल में 27 करोड़ 10 लाख लोग करीब जो ऊपर आए हैं, इसमें बहुत ताज्जुब की बात नहीं है, क्योंकि शिक्षा के क्षेत्र में ख़ास तौर से हमारे देश ने बड़ी तरक्की करी है। ग्रोस एनरोलमेंट रेशो प्राइमरी लेवल पे 97% हो गया, सेकेंडरी लेवल पे माध्यमिक स्तर पे हमारा ग्रोस एनरोलमेंट रेशो बढ़ कर के 90% हो गया। तो शिक्षा के स्तर में बहुत तेज़ी से सुधार हुआ है और स्वास्थ्य में भी तेज़ी से सुधार हुआ है, क्योंकि इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट वो घट करके बड़ी तेज़ी से घटी है पिछले 10 सालों में, घट करके शायद जहाँ तक मुझे याद है 36 का आंकड़ा पहुँच गया हैगा, जबकि 10 साल पहले ये 50 से ऊपर रही, 50 से ऊपर। जहाँ हम मात खा जाते हैं, सबसे बड़ी बात है वहाँ कुपोषण। तो हेल्थ में एक कमी रह गई है, हेल्थ इंडिकेटर में कुपोषण की, और उसमें बहुत सुधार नहीं हुआ है। और बाकी जो इम्प्रूवमेंट्स आए हैं वो इलेक्ट्रिसिटी में एक्सेस है, पानी की एक्सेस है, शौचालय की एक्सेस है। इस सब के बारे में तो हम सबको मालूम है कि बिजली के एक्सेस वगैरह में बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है। घर में जो फर्श है वो कच्चा है कि पक्का है, ये एक और मानक है। अब आप यूपी बिहार तक में पाएंगे कि गांव में गरीब लोगों के पास भी काफ़ी पक्के घर हो गए हैं,
प्रधानमंत्री आवास योजना में तो खास तौर से बड़ी बढ़ोतरी, उससे पहले इंदिरा आवास योजना में घर बनते रहते थे। तो पर्याप्त मात्रा में खास तौर से हमारे गरीब प्रदेशों में सुधार हुआ है और विकास हुआ है। अजय सर, क्योंकि आप योजना आयोग के साथ एसोसिएट रहे हैं और लंबे अरसे से हमने देखा है कि गरीबी कोई भी सरकार रही एक बड़ा एजेंडा रहा है, प्रमुख मैं कहूँ कि ध्येय मकसद सरकारों का रहा है। और जब ये रिपोर्ट पिछले 10 साल के आकलन को हम देखते हैं तो आप कैसे उसे देखते हैं, और जो योजनाएं हमने गरीबी को दूर करने या कम करने को लेकर चलाई थी वो आपको लगता है कि फलीभूत होती दिख रही हैं इन आंकड़ों में, अगर हम समझने की कोशिश करें, क्योंकि इंडिकेटर्स बहुत व्यापक हैं इसमें? पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगा कि जो ये आंकड़े सामने आए हैं ये यथार्थ से ज़्यादा जुड़े हुए हैं, क्योंकि पहले हमारे यहाँ गरीबी रेखा के नीचे बहुत ज़्यादा लोग थे, तो हमने जो गरीबी रेखा की परिभाषा दी थी वो जितनी न्यूनतम हो सकती थी वो दी थी। तो ये ज़रा सा और वास्तविक है। जो इससे सबसे बड़ा संदेश हमें मिलता है कि हम में क्षमता है कि अगर हम मन लगा के काम करें तो अगले 10-12 वर्षों में हम गरीबी को दूर कर सकते हैं इस देश से। तो हमें जो सोचना चाहिए और आज विचार करना चाहिए कि आगे वाले 10-15 वर्षों में हम क्या करें, रणनीति में क्या परिवर्तन लाएं कि देश में गरीबी दूर हो जाए। जैसे चीन हमारे बराबर था 1990 में, वहाँ उनके यहाँ गरीबी समाप्त हो गई है। करीब 8-10 साल पहले मेरी किसी एक चीनी अर्थशास्त्री से बात हो रही थी, तो हमने कहा आपके यहाँ क्या स्थिति है बिजली की, पक्के घर की, स्वास्थ्य की? उन्होंने कहा ये सब हमारे यहाँ इतिहास हो गया है। तो हम तो चाहेंगे कि हमारे देश में एक रचनात्मक चर्चा हो, विचार हो कि कैसे अगले 10-12 वर्षों में हम देश में गरीबी को समाप्त करें। और जैसे आपने बताया कि शिक्षा में प्रगति हुई है, बिजली के एक्सेस में प्रगति हुई है, नरेगा की वजह से अब जो लोग भूख की स्थिति थी उसमें बड़ा परिवर्तन आया है। तो जहाँ जहाँ कमज़ोरियाँ हैं उसको हम देखें और कैसे उसके दिशा में हम काम करें कि हम कामयाब हो जाए। जैसे स्वास्थ्य में अभी काफ़ी काम बाकी है। अब न्यूट्रिशन है तो उसमें भी जैसे छोटा सा उदाहरण दे दूं कि हम चीनी में सब्सिडी देते हैं और हज़ारों करोड़ की सब्सिडी जाती है। चीनी स्वास्थ्य के लिए ठीक नहीं है। तो इस तरह की चर्चा हो देश में कि कहाँ कहाँ हम सब्सिडी ले जाएं जिससे कि 10 सालों में गरीबी समाप्त हो जाए। और मेरा अपना मानना है कि फिस्कल डेफिसिट वगैरह में कोई कॉम्प्रोमाइज़ किए बिना 10-12 साल में देश में गरीबी समाप्त की जा सकती है। एक प्रचार सर, जिस तरीके से कमी आई है ये अपने आप में बहुत ही सराहनीय है। 54.1% 2005-06 में और अब 27.5% महज गरीबी देखी जा रही है हिंदुस्तान में। जिस तरह से स्कीम्स बनाई गई और जिस अंदाज में उन्हें लागू किया गया, कैसे उस सफ़र को आप देख रहे हैं और हाल के कुछ वर्षों में उनमें किस तरीके से तब्दीली या उनको इम्प्लीमेंट करने का तरीका, उसे और बेहतर करने की तैयारी, कैसे आप कहेंगे इसे? देखिए 2005 और 6 और 2015 और 16, अगर ये 10 साल की जो अवधि जो है इसको आप अगर सिंपल इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को देखें आप, तो ये पीरियड ऐसा रहा है 1 या 2 साल को छोड़कर ये एवरेज ग्रोथ रेट 8% के ऊपर गया है इस साल में। 2005-06 से हमें 9% का ग्रोथ 3 साल करीबन मिला। उसके बाद थोड़ा बहुत 1-2 साल कम हुआ, उसके बाद फिर बढ़ता रहा और उसके बाद 1 साल मेरे ख्याल से 4.5% रहा, उसके बाद फिर बढ़ गया। तो मैं मानता हूँ कि ये 10 साल का जो पीरियड जो यूएनडीपी के स्टडी में आया है वो एक रिलेटिवली हाई फेज ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ कि में है। और मैं ये मानता हूँ कि हालांकि ये इनकम का इंडिकेटर नहीं है, पर ज़रूर इकोनॉमिक ग्रोथ को 8% प्लस करने से इसका ज़रूर एक इम्पैक्ट हुआ है। और दूसरी बात ये है कि जो गवर्नमेंट सेक्टर कैपेसिटी इन एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, सैनिटेशन में काफ़ी इसका अंतर आया है पिछले इन 10 सालों के पीरियड में। अगर आप जो एंटाइटलमेंट पॉलिटिक्स कह सकते हैं आप,
एम्पावरमेंट पॉलिटिक्स कह सकते हैं, ये सारा हमने ये पिछले 10 साल, ये 2005 और 6 और 2015-16 में हमने देखा है। और उसी का जो फल स्वरूप मुझे लगता है कि ये मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स कम हुआ है। और तीसरी बात जो मैं कहूँगा कि जो सरकार से हमें दिखने को मिला है कि जो फोकस जो है वो अभी भी उन एरियाओं में ही है। फोकस अब सैनिटेशन में है, फोकस हेल्थ केयर में है, फोकस एजुकेशन में है, और ये अब फोकस सिर्फ सेंट्रल फोकस नहीं रह गया है। इस फोकस की अब ज़रूरत है किस तरह से स्टेट लेवल में आ सके। इसी का एक कारण है कि झारखंड, बिहार, उड़ीसा और एक जो उत्तर प्रदेश, मेरे ख्याल से उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये मध्य प्रदेश, ये जो 4 प्रदेश हैं उनकी जो इंडेक्स में सबसे कम प्रगति हुई है। क्योंकि सेंट्रल लेवल में आप देखें तो 227 करोड़ लोग बाहर आ गए हैं, पर अगर आप स्टेट लेवल में देखें तो हमारे आइलैंड्स ऑफ प्रॉस्पेरिटी और आइलैंड्स ऑफ डेप्रिवेशन, ये जो इनइक्वालिटी की जो छवि आती है, वो मुझे लगता है कि उसमें ऊपर काफ़ी हमें ध्यान देना होगा। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि एक भारत अच्छा ग्रो करता रहे और उसमें से 4 प्रदेशों का भारत जो आधे से ज़्यादा ऐसे जो पुअर लोग हैं वो उसी में रहें। वो तो मेरे ख्याल से ये जो असंतुलता जो है, इसको हमें अच्छी तरह से इसका अटैक करना चाहिए। राज भार्गव साहब, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में की सेक्रेटरी के पद पर रहे हैं और इस रिपोर्ट का जो दूसरा मैं कहूँ कि हिस्सा है, या फिर हम अगर आगे देखें इस रिपोर्ट को, वो थोड़ा सा चौंकाता भी है कि जहाँ पर इशारा किया गया या साफ तौर पर बताया गया कि देश में यानी कि भारत में जो अब तक गरीबी की संख्या है 36.4 करोड़, उनमें से 19.6 करोड़ लोग 4 राज्यों में हैं, झारखंड, बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश। यानी कि स्कीम्स ओवरऑल जो देश में लागू की गई उन्हें इम्प्लीमेंट करने में कहीं दिक्कत है, या फिर कुछ और वजह है कि ये 4 राज्य यहाँ पर अभी भी गरीबी उस तरीके से कम नहीं हुई कंपेयर टू अगर हम दिल्ली, गोवा या दूसरे राज्यों की बात करें। ये बात अपने में सही है, लेकिन अगर आप ये सोचें कि 1960, 1970 उस ज़माने में उत्तर प्रदेश की हालत क्या थी, तो फिर आपका विचारधारा में परिवर्तन आएगा। मेरे को सौभाग्य था कि उत्तर प्रदेश में 60s के अंदर मैं कई ज़िलों के अंदर कलेक्टर रहा। कुछ ज़िले ऐसे थे जहाँ पीने को पानी नहीं था, कुछ ज़िले ऐसे थे जहाँ खाने को नहीं था, और सैनिटेशन के तौर पर बात करने की सवाल ही नहीं आता था। प्राइमरी एजुकेशन स्कूल तो थे, लेकिन आधे स्कूल बंद पड़े रहते थे, आधे स्कूलों के अंदर मास्टर नहीं आते थे और बच्चे स्कूलों के अंदर मुश्किल से जाते थे। लेकिन ये परिवर्तन आया है, और जैसे कि यूएनडीपी की रिपोर्ट आई है कि धीरे धीरे परिवर्तन सब जगह आया है। मूल बात क्या है? मूल बात यह है मेरे विचार में कि जब तक कि इंफ्रास्ट्रक्चर सही नहीं होगा, आने जाने का आवागमन का रास्ता नहीं होगा। आप ये सोचें कि बच्चे स्कूल कहाँ जाएं अगर रास्ते में पानी पड़ता हो, अगर रास्ते के अंदर कोई रुकावट आती हो तो बच्चे स्कूल नहीं जाते। स्कूलों के अंदर जो आवश्यकता है कि टॉयलेट की फैसिलिटी होनी चाहिए, पानी के पीने की फैसिलिटी होनी चाहिए, ये अभी तक कई ऐसी जगह हैं जहाँ की पूर्णता नहीं है। इस बारे में बहुत कोशिश की गई है और जो नतीजा सामने आ रहा है, मैं समझता हूँ कि 10 साल के बाद जब आप देखेंगे कि जो स्कीम चलाई गई हैं प्रदेश के अंदर और देश के अंदर सैनिटेशन के लिए, पानी की सुविधा के लिए, मुझे भी इस समय कई स्कूलों में जाने का सौभाग्य मिला और ये देख के बड़ी प्रसन्नता हुई कि वहाँ लड़के लड़कियों के लिए टॉयलेट की फैसिलिटी हो गई है और पीने के लिए स्वच्छ पानी होता है। कई जगह अभियान चलाया गया है कि हाथ धो के लोग खाना खाएं, काम करें। मतलब इस प्रकार की जो बातें आजकल चल रही हैं और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर नई सड़कें बन रही हैं, गांव-गांव तक सड़क पहुंचाने की बात हो रही है और बिजली तो पहुंच ही रही है, उसके अलावा लकड़ी की जगह गैस का प्रबंध किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात है कि जो औरतें हमारी, जो महिलाएं हमारी, जो बच्चियां थीं, वो पढ़ने का उनको मौका मिला, आगे बढ़ने का मौका मिल रहा है, उनके पास समय थोड़ा बच रहा है ये सब काम करने के लिए, क्योंकि गैस की सुविधा है, ओपन डेफिकेशन में नहीं जाना पड़ता। तो ये सब बातें धीरे धीरे आनी शुरू हो गई हैं
और जैसे जैसे ये सेल्फ सस्टेनिंग हो जाएंगी, यानी एक को देख के दूसरा आदमी अपने गांव के अंदर, अपने शहर के अंदर इस बारे में विचार करेगा, तो मैं समझता हूं कि जो गरीबी की रेखा का अंतर हमको दिख रहा है ये बहुत शीघ्र कम हो जाएगा। और सरकार का इस तरफ जो प्रयास चला आ रहा है ये बहुत ही अच्छा है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि हर एक पंचायत को, हर एक ब्लॉक के अंदर इसी प्रकार की सुविधाएं देने के लिए बल देना चाहिए और प्रोत्साहन इतना देना चाहिए कि हर गांव ये सोचे कि हम इस काम को कैसे पूरा करें। आपको ध्यान होगा हिंदुस्तान में पोलियो भी होता था, लेकिन पोलियो के लिए हर गांव के अंदर प्रयास हुआ, हर शहर के अंदर प्रयास हुआ और भारत से पोलियो ने प्रस्थान कर दिया। लेकिन इसी प्रकार राज से सर, गरीबी हटाने का प्रस्थान भी करना होगा। आपने ठीक कहा कि हालात पहले से ज्यादा खराब थे, लेकिन दूसरे राज्यों ने जिस तेजी के साथ अपने आप को गरीबी से वहां पर जो उनके खिलाफ स्कीम्स थी उनको इम्प्लीमेंट किया, क्या ये अहम है जैसा कि ज़रूरत इम्प्लीमेंट करने को, बेहतर तरीके से लागू करने को लेकर और डिस्ट्रिक्ट वाइज या ब्लॉक वाइज स्कीम को मैं कहूँ पुनरीक्षण, समीक्षा और उसको फिर दोबारा से लागू करने की ज़रूरत है अगर हमें इसे पूरी तरीके से निकालना, ख़त्म करना है? नहीं, मेरा तो मानना है कि ये जो 4 राज्य हैं इनकी ओर एक विशेष ध्यान देने की ज़रूरत है, क्योंकि अभी तक केंद्र सरकार की जितनी भी गरीबी संबंधित योजनाएं थीं वो सब राज्यों को बराबर मानती थी। अब एक समय आ गया है कि हम इस पर पुनर्विचार करें। जैसे अब नरेगा प्रोग्राम है, अब इसकी गोवा में कोई आवश्यकता नहीं, और अगर इन 4 राज्यों को हम लें तो यहाँ देखें कि क्या क्या योजनाएं हैं जहाँ के हम सफल हो गए। जैसे हर घर में बिजली पहुँच रही है, हर गांव में सड़क पहुँच गया है। तो अब हम और देखें कि क्या हो सकता है जिससे कि ये 4 राज्य हैं यहाँ गरीबी उतनी ही तेज़ी से समाप्त हो जाए जैसे कि और राज्यों में कुछ पिछले वर्षों में हुई है। और उसमें 2-3 चीज़ें एक मैक्रो लेवल की हैं, जैसे आपने कहा भट्टाचार्य जी ने कि हाई इकोनॉमिक ग्रोथ की ज़रूरत है। तो कैसे हम उत्तर प्रदेश, बिहार में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट को बढ़ाएं। दूसरा प्रश्न ये है कि वो ग्रोथ रेट ऐसा हो कि इंक्लूसिव हो, जिसमें लोगों को रोज़गार हो और गरीबों को फ़ायदा हो। तो वैसा ग्रोथ न हो जिसमें कि अमीर और गरीब हो जाए और गरीब वही रह जाए। तो इसमें लेबर इंटेंसिव ग्रोथ कैसे हो, रूरल इकॉनमी में लिंकेजेस लेकर ग्रोथ कैसे हो। और जो अगला सवाल है कि जो फोकस्ड प्रोग्राम्स हैं उसमें कहाँ कहाँ हम क्या तब्दीली करें प्रोग्राम के डिज़ाइन में या कंटेंट में, जिससे कि एक 10 साल में एक गुणात्मक परिवर्तन हमें दिखाई दे। अब कहना कि जहाँ पर समस्या है जिन राज्यों पर, जिन जिलों पे, भट्टाचार्य जी, वहाँ पर स्पेसिफिक होना और एक बात मैं और कहूँ कि 2005 में भारत सरकार ने इस बात को थोड़ा सा माना कि कुछ राज्य हैं जहाँ की विद्युतीकरण में कोई विकास नहीं हुआ था। तो यही 6-7 राज्य थे जहाँ की करीब 1.25 लाख गाँव में बिजली नहीं थी। तो एक राष्ट्रीय कार्यक्रम के तहत एक 12-13 साल में हर गांव में बिजली पहुंच गई है और अगले 1.5 साल में हर घर में बिजली पहुंच जाएगी। इसी तरीके से 2-3 और चीज़ों को हम देखें कि यहाँ हम क्या नया करें कि एक बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाए। देखिए, मैं जो अजय जी जो एकदम ठीक कहा, देखिए 4 जो स्टेट जो हैं ये हमारे सामने बहुत बड़ी एक मैक्रो इकोनॉमिक लेसन्स देती हैं। अगर आप देखें उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार, इनमें इन 10 सालों में कृषि का जो वृद्धि दर है ये ऑलमोस्ट डबल डिजिट गया है। और मेरा मानना ये है कि कृषि के वृद्धि दर डबल डिजिट होते हुए भी, क्योंकि टर्म्स ऑफ ट्रेड एग्रीकल्चर के अगेंस्ट चले गए हैं, जो वृद्धि की जो एक बेनिफिशियल इम्पैक्ट होनी चाहिए थी इन तीनों प्रदेशों में, वो आई नहीं। तो हमें एक मैक्रो एरिया से ये देखना है कि किस तरह से जो इकोनॉमिक ग्रोथ हो, अजय जी ने कहा इंक्लूसिव ग्रोथ, मैं ये कहूँगा कि ऐसा एरिया में किस तरह से ग्रोथ हो जिस तरह से किस तरह हम मैन्युफैक्चरिंग, किस तरह से सर्विसेज सेक्टर और इसके साथ एजुकेशन और हेल्थ केयर बहुत लिंक्ड है। और उधर आप झारखंड में देखेंगे, झारखंड ने भी ग्रो किया पर वो माइनिंग सेक्टर में ग्रो किया मेनली, और माइनिंग सेक्टर बाय इट्स नेचर काफ़ी इनिक्विटस ग्रोथ होता है। वो उसकी जो बेनिफिट्स जो जाती हैं वो बहुत कम लोगों के पास जाती है, मतलब आम तबके के लोगों के पास कम जाती हैं। तो अगर हम वृद्धि की जो एक कॉम्पोजिशन देखें, ग्रोथ रेट की कॉम्पोजिशन, उसको देखकर उसमें अटैक करना है हमें इन 4 स्टेटों में, जिससे कि किस तरह से अगर आप देखें दिल्ली, गोवा और केरला, तीनों स्टेटों ने अच्छा काम किया और तीनों स्टेटों ने सर्विसेज सेक्टर में सबसे अच्छा काम किया है। और सर्विसेज सेक्टर की ग्रोथ
डायरेक्टली इन तीनों स्टेटों में आई गई है। तो हमें ये देखना है किस तरह से ये 4 स्टेट में ग्रोथ की जो कंपोजिशन है, किस तरह से थ्रू एजुकेशन, बेटर हेल्थ केयर और सेक्टर, ऐसे सेक्टर में जाए जिस सेक्टर में ग्रोथ की जो बेनिफिट्स ज़्यादा हैं। एग्रीकल्चर में साफ है पिछले 10-15 साल में ग्रोथ होते हुए भी उसकी जो बेनिफिट्स आम आदमी को उतनी ज़्यादा नहीं आई है, यानी क्रॉस द बोर्ड जो फायदे की बात होती है वो उसमें नहीं शामिल आई। नहीं है। तो बदलना पड़ेगा थोड़ा सा मॉडल, एग्रीकल्चर के साथ साथ स्टेट में हमें जो दूसरे सेक्टर्स हैं उनको फोकस करते हुए अगर आगे बढ़ें। देखिए, एग्रीकल्चर के अलावा एक बहुत अहम सेक्टर जिसका हम मेंशन कर चुके हैं वो शिक्षा है। और आप ये बहुमुखी मानक जो अब मैंने आपको पहले बताए, इनमें जो एजुकेशन वाले इंडिकेटर्स हैं वो सारे क्वांटिटेटिव इंडिकेटर्स हैं, यानी कि परिवार में कोई ऐसा है जो 6 साल स्कूलिंग कर चुका है या नहीं। दूसरा इंडिकेटर है कि स्कूल एज वाले बच्चे अटेंड कर रहे हैं क्लास की नहीं। देखिए, क्लास अटेंड करना और एनरोलमेंट हो जाना एक चीज़ होती है, बच्चे का कुछ सीखना और सीख करके निकलना कुछ दूसरी बात होती है। और ये साफ सबको मालूम है, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश में ख़ास तौर से मालूम है और देश भर में सबको मालूम होना चाहिए कि बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ के निकल तो रहे होंगे मगर सीख कुछ खास नहीं है। अगर वो सीख नहीं रहे हैं तो गैर कृषि जो जहाँ जॉब्स होंगे वो जॉब्स में वो इनफॉर्मल जॉब्स के लायक ही हो सकते हैं, वरना उनको फॉर्मल जॉब्स नहीं मिलेंगे। आप जॉब्स चाहे क्रिएट कर दीजिए, कितने क्रिएट कर दीजिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि गुणवत्ता, शिक्षा क्षेत्र की गुणवत्ता। दूसरी फोकस एरिया ज़रूरी है इन चारों प्रदेशों में कि कुपोषण की दर इन प्रदेशों में बेइंतहा ज़्यादा है पूरे देश के मुकाबले। और तीसरी बात, जो सैनिटेशन की स्थिति है इन चारों प्रदेशों में और देश के मुकाबले कहीं ज़्यादा गई बीती है। इस वजह से इन 3 चीज़ों पे अगर तवज्जो दे दी जाए तो बड़ा सुधार हो सकता है और अगले 10 सालों में गरीबी रेखा से और लोग बाहर निकल सकते हैं हमारे देश में। भार्गव सर, एक आखिरी कमेंट मैं आपका चाहूँगा। जो बात अजय सर कह रहे थे कि स्पेसिफिक होना पड़ेगा और उन स्टेट और डिस्ट्रिक्ट के लिहाज से हमें अपनी योजनाओं को रीफोकस करना पड़ेगा। कुछ और ऐड करना चाहेंगे, कुछ और जोड़ना चाहेंगे अगर हमें इस गरीबी को पूरी तरीके से बाहर करना है? जो आंकड़ा अब 36 करोड़ पर है, उसको अगर हम कहें कि अगले 10 साल में कम से कम अंडर 10 लाया जाए। देखिए, हर एक प्रदेश का अपना एक सिस्टम है जिसके वजह से वो प्रगति कर सकता है। गोवा की बात अलग है, कर्नाटक की बात अलग है, केरला की बात अलग है। जहाँ तक कृषि प्रधान जो हमारे बिहार और उत्तर प्रदेश की बात है, जब तक ये सरकार इन दोनों प्रदेशों के अंदर कृषि के ऊपर ध्यान पूर्णतः नहीं देगी, मैं नहीं समझता कि ये गरीबी की रेखा से उस प्रकार से बाहर आएंगे जिस प्रकार से अगले देश आए। भारत इस साल आपने देखा कि प्रधानमंत्री जी ने MSP की रेट बढ़ा दी, कुछ थोड़ा ज़्यादा पैसा किसान को मिलेगा। जब तक किसान के पास पैसा नहीं होगा, सेविंग्स नहीं करेगा, तब तक ये सब बातें जो हम करते हैं सैनिटेशन की, एजुकेशन वगैरह की, उस पर असर नहीं करता। असर उस पर करता है जिसके पास खुशहाली होती है। तब वो ये सोचता है कि मैं अपने घर के अंदर सैनिटेशन करूं, मेरे पास स्वच्छ पानी हो, मेरे पास और न्यूट्रिशन खाने को पैसा मिले। तो ये सब बातें जब ही हो पाएंगी जबकि जितना हम और बातों के ऊपर विचार करते हैं उतना ही इंफ्रास्ट्रक्चर और कृषि के ऊपर इन दोनों प्रदेशों पर ध्यान दें। कितने सारे पॉकेट्स है उत्तर प्रदेश के अंदर जो अभी भी जो छोटे छोटे फार्मर हैं, 1,54,000 पता नहीं कितने हज़ारों में ये इस तरह के छोटे फार्मर्स हैं। आप उनसे क्या उम्मीद करते हैं कि क्या वो उसी प्रकार से चलेंगे जिस प्रकार से कि केरला में या गोवा के अंदर लोग करते हैं? आप उनकी जो वस्तुतः स्थिति है वो कृषि से जो वो पैदा करते हैं उसको बढ़ाइए, अच्छा मूल्य दीजिए और साथ साथ जो सहायता सरकार देती है सैनिटेशन के लिए वो जाके लगवाइए, उनके बस के लिए खुद लगा लें। और जब तक उनको समझाएंगे नहीं, कितने सारे टॉयलेट खाली पड़े हुए हैं, लोग इस्तेमाल नहीं करते। क्यों नहीं करते? क्योंकि उनको कोई सिखाने वाला नहीं है। जब तक ये पूर्णतः प्रोग्राम ऐसा ना बने जिसमें कि हर चीज़ के ऊपर इन दोनों प्रदेशों में गांव के अंदर गौर किया जाए, तब तक प्रदेश की हालत इससे अच्छे होने की संभावना नहीं है। सिर्फ एक सड़क बन जाने से काम नहीं चलेगा। सड़क तो बन गई, लेकिन सड़क पर जाके काम करने वाले जो कर्मचारी हैं वो देखें
कि जो भी वहाँ पर सरकार ने सुविधा देने की कोशिश करी है उस सुविधा सही इस्तेमाल हो। ओके। बच्चे स्कूल में जाएं और स्कूल में सिर्फ ऐसी बातें ना सीखें, कृषि की बातें सीखें, सैनिटेशन की बातें सीखें। ये सब बातों पर जोर देना बहुत ज़रूरी है। मुझे नहीं लगता कि इतना जोर दिया जा रहा है जितना कि हम चाहते हैं। आप करेंगे अधिक फोकस, ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है, खासकर उन राज्यों पर जहां पर जो खासतौर पर 4 राज्य जिनका जिक्र यूएनडीपी की रिपोर्ट में हुआ है कि योजनाएं जो पूरे देश में लागू हो रही हैं उनको उन खास तौर पर 4 राज्यों में ज़्यादा फोकस के साथ लागू किया जाए। स्थानीय जो सरकारें हैं और जो स्थानीय अमला है, प्रशासनिक अमला है, उसको बेहतर तरीके से लागू करवाने के लिए नए आइडियाज़ को इम्प्लीमेंट करें। बहुत बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस बेहद अहम चर्चा में शामिल होने के लिए। और अब बात आप दर्शकों की राय का। हमने कार्यक्रम दिखाया था उपराष्ट्रपति का 3 देशों का दौरा, जिस पर 20 सितंबर को दिव्या सिन्हा लिखती हैं कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा कराने के लिए राज्यसभा टीवी का शुक्रिया। विगत वर्षों में सरकार ऐसे देशों की तरफ ध्यान दे रही है जो कि व्यापारिक दृष्टिकोण के साथ ही सामरिक दृष्टिकोण में भी महत्वपूर्ण है। एक और दर्शक हैं अमित बंसल, लिखते हैं कि इस दुनिया में हर देश तक पहुंचने के लिए नरेंद्र मोदी सरकार की नीति सराहनीय है। सर्बिया, माल्टा और रोमानिया में भारत के उपराष्ट्रपति की हालिया यात्रा इस नीति का एक हिस्सा है। भारत हमेशा हर देश के साथ सौहार्दपूर्ण संबंध बनाए रखने की कोशिश करता है। तो आप दर्शक अपनी राय, सुझाव, आलोचना यूं ही लिखते रहिए, हम कार्यक्रम में शामिल करेंगे और साथ ही साथ हमारे कार्यक्रम आप YouTube पर देख सकते हैं। फिलहाल आज इतना ही, नमस्कार।